बाकी मर्द बीवी के घर पे न होने का फायदा उठाकर शराब और पार्टी करते हैं, पर मैं एक्साइटमेंट में सब्जी खरीदकर खाना बना रहा था। मैं एक बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी में था, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे घर में 380 कैमरास लगे हैं और मेरी वाइफ लाखों नेटिजन्स के साथ मुझे लाइव देख रही है। इस वक्त मुझे जोश में कॉल करते देख नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा। सबको लगा कि ये सीन तो पुराना है, बीवी घर पर नहीं है तो पक्का दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान होगा। शिन यूचू का चेहरा टेंशन से उतर गया, क्योंकि शादी के बाद मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी। तभी उसके फोन की बेल बजी। मेरा नाम देखते ही उसने राहत की सांस ली और होस्ट को चुप रहने का इशारा किया। हेलो बीवी, 11:30 बज गए हैं और तुम अब तक नहीं आई। मुझे बहुत भूख लगी है। शिन यूचू ने फौरन जवाब दिया, आज ऑफिस में ओवर टाइम है, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, तुम खुद ही खा लो। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा, ठीक है, तो क्या तुम सच में वापस नहीं आओगी? मेरा ये अजीब रिएक्शन देखकर शिन योचू अलर्ट हो गई। क्या इस बंदे के मन में सच में कुछ काला है? उसने फिर से कंफर्म किया, हाँ बहुत काम है, तुम खुद खा लो। पर मैं तब भी नहीं माना और एक बात जोड़ दी, ठीक है, पर घर आने से पहले मुझे कॉल जरूर करना। इतना बोलकर मैंने कॉल काट दिया। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। दाल में कुछ काला है, पक्का कुछ गड़बड़ है। 3-4 बार कंफर्म करना कि बीवी घर नहीं आएगी। होस्ट बिंग बिंग ने अजीब सी शक्ल बनाकर शन योशु को शांत करते हुए कहा, शायद आपके हस्बैंड बस थोड़े उदास है। पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्क्रीन पर मैं खुशी के मारे 3 फुट ऊपर उछल पड़ा। इसके बाद तो मैं बड़े टशन में अपनी कमर मटकाते हुए एकदम बेशर्मी से गाने गाने लगा। शन यूचू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और होस्ट बिंग बिंग शर्मिंदगी से भर गई। इसमें उदासी का नामो निशान तक नहीं था। वो बस जबरदस्ती हंसते हुए पूछ पाई, शन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका खाना इतना बुरा होता है कि आपकी गैर मौजूदगी में ये इतने खुश हैं? शन यूचू की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और वो स्क्रीन को घूर रही थी। इस कमीने को तो मैं घर जाकर देखूंगी। उधर मुझे पता भी नहीं था कि मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। मैं बड़े मजे से सोफा पर लेट गया और फोन उठाकर किसी और को कॉल मिला दिया। लाइव चैट में हंगामा मच गया। देखो, मैंने कहा था ना, ये कॉल पक्का किसी लड़की को होगा। दुनिया में कोई मर्द सीधा नहीं होता। तभी फोन से मेरी आवाज सुनाई दी, अभी जो लोकेशन भेजी थी, देखी क्या? देख ली ना? बस तो फिर जल्दी आ जाओ, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से क्या आवाज आई वो सुनाई नहीं दिया, पर कॉल काटने के बाद मेरे चेहरे की वो एक्साइटमेंट झुटलाई नहीं जा सकती थी। लाइव स्ट्रीम में फिर से सन्नाटा छा गया। ये कॉल बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। शेन योचू को अब इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का पछतावा हो रहा था। उसे पहली बार पता चला कि मेरी पीठ पीछे इतने सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। मैंने किसे जल्दी आने को कहा और मुझे किस बात का सब्र नहीं हो रहा था। अगर लाखों लोगों के सामने न होती तो वो अब तक घर पहुंचकर मेरा काम तमाम कर चुकी होती। थोड़ी देर की शांति के बाद कमेंट्स का ब्लास्ट हो गया। होस्ट बिंग बिंग ने गुस्से से लाल शेनयूचू को संभालने की कोशिश की। शेन जी आप फिक्र मत कीजिए, पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है। शेनयूचू ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। अगर मैं सच में चीटिंग कर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका सामना कैसे करेगी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी उम्मीद के मुताबिक घर की घंटी बजी। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। मैं भागता हुआ दरवाजे तक गया और झटके से दरवाजा खोला। बाहर एक कैजुअल कपड़ों में बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस पल शेन योचू का दिमाग चकरा गया। सब खत्म हो गया, ये पक्का अफेयर है। तभी तो बार बार कंफर्म कर रहा था कि बीवी घर पर नहीं है। नेटिजन्स ने मुझे डॉगमैन बुलाते हुए गालियों की बौछार कर दी। लाइव चैट में हर तरफ मेरे खिलाफ कमेंट्स थे और शेन योचू का चेहरा सफेद पड़ गया था। पर तभी उस सुंदर लड़की ने मुंह खोला, ये सर, ये रहे आपकी सब्जियां, टोफू और चिकन ब्रेस्ट, टोटल 73 युआन हुए। मैंने थैला पकड़ा और फटाक से स्कैन करके पेमेंट कर दी। अगर कुछ और चाहिए हो तो वी चैट कर देना, मैं चलती हूँ। वो लड़की मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होते ही शन योचू ने चैन की सांस ली। पर एक नया सवाल खड़ा हो गया, इसने सब्जियां क्यों खरीदी? 3 साल की शादी में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। होस्ट बिंग बिंग ने माहौल हल्का किया और कमेंट्स का रुख भी बदल गया। देखा, आप लोग तो खामखा शक कर रहे थे। पर तभी किसी ने सवाल उठाया, इसे कुकिंग नहीं आती तो सब्जियां क्यों नहीं? मुझे याद है शेन जी ने कहा था कि ये तो अंडा भी जला देता है। अब शेन योचू को एक और गंभीर बात याद आई।
मैंने इसे सिर्फ 50 युआन। सच सामने आ चुका था, मैं बस सब्जी खरीद रहा था। पर बिंग बिंग हंसते हुए बोली, लगता है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, रात के खाने की तैयारी कर रखी है ताकि आपके आने पर आप बना सकें। शिन यूशु ने सिर हिलाया। टोफू मुझसे अच्छा नहीं बनता, पता नहीं ये क्या सोच रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि स्क्रीन पर मैंने कुछ ऐसा किया कि सब दंग रह गए। मैं सीधा सब्जियां लेकर किचन में घुसा, आस्तीन चढ़ाई और चाकू निकाल लिया। क्या ये खाना बनाने जा रहा है? बिंग बिंग ने हैरानी से पूछा। शिन जी, क्या आपके हस्बैंड को कुकिंग आती है? बिल्कुल नहीं। शिन यूचू उलझन में थी। 3 साल में इसने सिर्फ अंडे जलाए हैं। बिंग बिंग ने अंदाजा लगाया, हो सकता है ये आपको सरप्राइज देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हो। नेटिजन्स ने भी सपोर्ट किया। कितना प्यारा इंसान है, बीवी की गैर मौजूदगी में हुनर सीख रहा है। शायद टोफू से कोई आसान डिश बनाना शुरू करेगा। तभी शेफ नाम के एक यूजर ने कमेंट किया, रुको, मुझे इंग्रेडिएंट्स कुछ जाने पहचाने लगे हैं। जैसे उसने ये कहा, स्क्रीन पर मैंने सारे सामान को लाइन से लगा दिया। जो लोग कुकिंग जानते थे वो पागल हो गए। ओ माय गॉड, मुझे याद आ गया, ये तो वेंसी टोफू का सामान है। स्टेट बैंक्वेट की टॉप 10 डिशेज में से एक, वेंसी टोफू। क्या मजाक है? क्या ये सच में स्टेट बैंक्वेट वाली डिश बनाएगा? बैकस्टेज स्टाफ ने फॉरेन होस्ट बिंग बिंग को जानकारी दी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या स्टेट बैंक्वेट कुजीन? शिन यूचू भी हैरान थी। बिंग बिंग ने समझाया कि इस डिश के लिए गजब की नाइफ स्किल्स चाहिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शिन यूचू को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो आलू तक को चिप्स की तरह मोटा काटता था। आखिर ये बंदा क्या खिचड़ी पका रहा है? जब सब उलझन में थे, मैंने स्टैंड से एक चाकू निकाला। उस पल शिन यूचू का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में कुछ शुरू करने वाला हूँ। बिंग बिंग मजाक में बोली, शन जी, पहली बार अपने हस्बैंड को कुकिंग करते देख रही है ना? जब ये सीख जाएंगे तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। तभी डायरेक्टर ने एक एक्सपर्ट को स्टेज पर बुलाया, एक छोटा मोटा सा आदमी जिसका नाम लिू डोंग था। बिंग बिंग ने पूछा, लिू भाई, क्या आप वेंसी टोफू के बारे में जानते हैं? लिू डोंग ने सिर हिलाया और फिर ना में जवाब दिया, पता है, पर कभी बनाई नहीं। मेरी नाइफ स्किल्स उतनी तगड़ी नहीं है, उसने याद करते हुए कहा। मेरे उस्ताद ने बनाई थी। इसकी प्रोसेस मुश्किल नहीं है, पर सब कुछ नाइफ स्किल्स पर टिका है। इस लड़के ने सीखने के लिए इस डिश को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि स्क्रीन पर मैं शुरू हो गया। मैंने पहले पानी उबाला और फिर चाकू उठाया। पहला स्टेप, मशरूम की डंठल हटाना। लिू डोंग ने कमेंट किया, लगता है इसने होमवर्क किया है। सारा सामान बारीक कटना चाहिए और टोफू और मशरूम को गर्म पानी में डालना होगा। इसने पहले पानी उबाला, ये ठीक है। पर जैसे ही मैंने मशरूम काटना शुरू किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। मेरी चाकू और बोर्ड के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि वो एक सुर बन गई। लिू डोंग हक्का बक्का रह गया। एक शेफ होने के नाते उसे पता था कि इसका मतलब क्या है। डायरेक्टर भी चिल्लाया, जल्दी कैमरा जूम करो। पर जब तक जूम हुआ मैंने काटना खत्म ही कर दिया था, सिर्फ कुछ सेकंड्स। ये कैसे काटा? कहीं कीमा तो नहीं बना दिया? वेंसी टोफू के लिए रेशम जैसे धागे चाहिए होते हैं। पर जब कैमरा पास गया तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाई डेफिनेशन कैमरे में दिख रहा था कि मशरूम एकदम बारीक धागों में कटे हुए थे, हर धागा एक बराबर। बाप रे, किसी ने देखा अभी क्या हुआ? ये स्पीड! मेरी सालों की शेफ की नौकरी बेकार गई। मशरूम को इतनी सफाई से काटना नामुमकिन है। क्या ये वही बंदा है जो अंडा भी नहीं बना पाता था? स्टेज पर बिंग बिंग और शिन योचू भी सुन्न पड़ गई थी। ये नाइफ स्किल्स देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये किसी लेजेंड का काम है। दोनों ने लियो डोंग की तरफ देखा। लियो भाई, कुछ तो बोलिए। लियो डोंग का चेहरा अजीब हो गया था। मशरूम काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें धागा बनाने के लिए स्पीड, एक्यूरेसी और पावर चाहिए। मैंने ध्यान से नहीं देखा, पर यह फिनिशिंग बिना 10 साल की प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। वो स्क्रीन को घूरता रहा, पर कैमरा दूर होने की वजह से बारीकियां नहीं देख पा रहा था। तभी, जैसे मैंने उसकी मन की बात सुन ली हो, मैंने धीरे से मशरूम के रेशों को उंगलियों से उठाया। मैंने उन्हें कैमरे के सामने रखा और फोकस होते ही सब दंग रह गए। वो रेशे बाल जितने पतले थे। लिू डोंग के मुंह से चीख निकल गई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। 10 साल क्या, 20 साल में भी कोई ऐसा नहीं काट सकता। ये किसी मास्टर शेफ का लेवल है। और सबसे चिढ़ाने वाली बात यह थी कि मैंने बस सिर हिलाकर खुद से कहा, ठीक है। हाथ अभी भी सधा हुआ है। होस्ट बिंग बिंग की बोलती बंद हो गई थी और शेन योचू का दिमाग फट रहा था।
उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। शादी के 3 साल मैं रोज मेहनत से खाना बनाती रही और ये कमीना शेफ निकला। बिंग बिंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, शायद ये बस तुक्का हो। शेन यूचू ने लंबी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। मैंने कटे हुए मशरूम को एक तरफ रखा और बैम्बू शूट्स काटना शुरू किया। मेरी हर मूवमेंट पहले जैसी ही थी, पर इस बार कैमरा पहले से तैयार था। चाकू की चमक एक बिजली की तरह लग रही थी। फिर से कुछ ही सेकंड्स में मैंने सारा काम खत्म कर दिया। वो रेशेदार बाल जितने बारीक थे। लिu डोंग ने एक्सप्लेन किया, बैम्बू शूट्स बहुत सख्त होते हैं, इन्हें काटना मशरूम से भी मुश्किल है। इसका मतलब साफ है, ये लड़का किचन का अनाड़ी नहीं बल्कि एक महान मास्टर शेफ है। शेन यूचू की सांसें तेज हो गई थीं और बिंग बिंग पूरी तरह शॉक्ड थी। 3 एपिसोड्स में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अगर ये हैंग सच में एक शेफ था तो उसने ये बात बहुत गहराई से छुपाई थी। नेटिजन्स पागल हो गए थे भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसी नाइफ स्किल्स के आगे मैं झुकता हूँ। 20 साल क्या, मैं 30 साल से शेफ हूँ और ये मेरे बस का भी नहीं है। बिन बिन ने अंदाजा लगाया, हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये कहीं शेफ रहे हों। शिन योचू ने चिढ़कर कहा, एक मामूली शेफ इस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? तभी लिu डोंग ने टोका, रुको, वेंसी टोफू की असली परीक्षा टोफू है। उसे काटना सबसे बड़ी चुनौती है। तभी पानी उबलने लगा। मैंने सही वक्त देखकर टोफू का एक बड़ा टुकड़ा सामने रखा और हाथ चलाने शुरू किए। वही नजारा फिर से दिखा, बस इस बार मैं थोड़ा धीमा था, करीब 30 सेकेंड्स। काटने के बाद बोर्ड पर रखा टोफू ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई आकार ही ना बचा हो। शेन यूचू ने लिu डोंग की तरफ देखा, लिu भाई ये लेवल कैसा है? पर उसने सिर हिला दिया, ऐसे पता नहीं चलेगा, इसे पानी में डालना होगा। तभी मैंने उस टोफू को पानी में डाल दिया। अगले ही पल वो पानी में ऐसे बिखरा जैसे कोई फूल खिल रहा हो। बिल्कुल परफेक्ट। लिu डोंग अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने एक बार एक नेशनल शेफ को ये बनाते देखा था, पर यह हैंग उनसे भी एक कदम आगे है। शेन यूचू ने मुश्किल से थूक गटका। जिसे वो साधारण समझती थी, वो इतना बड़ा सीक्रेट दबाए बैठा था। ये खाना बनाना नहीं जानता था, ये तो उस्तादों का उस्ताद था। स्टेट बैंक्वेट की वो डिश तैयार हो गई। मैं बड़े मजे से कटोरा उठाकर खाने ही वाला था कि फोन बज उठा। बीर का कॉल था। मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया, कहीं वो वापस तो नहीं आ रही। उधर स्टेज पर शन योचू फोन पकड़े हुए थी और उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। बिंग बिंग ने उसे इशारों में शांत रहने को कहा, क्योंकि ये शो 30 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे और इसे खराब नहीं किया जा सकता था। शन योचू ने लंबी सांस ली और कॉल किया। मैंने कुछ देर हिचकिचाने के बाद फोन उठाया। बीवी, क्या तुम वापस आ रही हो? दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, नहीं, बस याद दिलाने के लिए कॉल किया कि खाना खा लेना। उसने खाने शब्द पर बहुत जोर दिया। मैंने राहत की सांस ली। हाँ हाँ, खा रहा हूं। क्या खा रहे हो? शनयोचू ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैंने झूठ बोल दिया, वो बाहर से ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है? बस थोड़ा सा टोफू है। कौन सा टोफू? अरे वही मामूली सा होम स्टाइल टोफू। फोन की दूसरी तरफ शेन योचू का खून खौल रहा था। होम स्टाइल टोफू? मेरे पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरी फौज दौड़ रही है। कौन सा रेस्टोरेंट वेंसी टोफू होम डिलीवरी करता है? और उसने बात नहीं बढ़ाई और तंज कसते हुए बोली, मुझे लगा शायद तुम खुद कुछ पका रहे होगे। ये सुनते ही मेरी जान हलक में आ गई। मैं भागकर खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा कि कहीं बीवी छुपकर देख तो नहीं रही। बीवी, तुम सच में ऑफिस में हो ना? हाँ, क्यों? मैंने चैन की सांस ली। अरे कुछ नहीं, मैं भला खाना कैसे बना सकता हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। ये कहते हुए मैंने मजे से एक चम्मच टोफू मुंह में डाल लिया। तभी शनयोचू से रहा नहीं, या तुम पक्का कह रहे हो कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती? मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं खिड़की के पास जाकर पागलों की तरह बाहर देखने लगा। मेरी ये हरकत देखकर लाइव स्ट्रीम में हंसी के फव्वारे छूट गए। बिंग बिंग ने फौरन शनयोचू को रोका कि कहीं सब रिवील न हो जाए। ठीक है, मैं काम कर रही हूं, तुम अपना टोफू खाओ, कहकर उसने फोन काट दिया। मैं खिड़की पर खड़ा होकर सोचता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। नेटिजन्स मेरी हालत देखकर लोटपोट हो रहे थे। अपने ही घर में चोरों की तरह रह रहा है। मैं वापस सोफा पर गया और मन में खटक रहा था कि बीवी का बर्ताव आज बहुत अजीब था। कहीं उसे सच में तो नहीं पता चल गया। मैं बड़बड़ाते हुए कटोरा साफ कर गया, पर शक बढ़ता जा रहा था। मैं सोफा पर बैठकर सोचने लगा, इन दिनों तो मैंने कुकिंग नहीं की, बस आज ही की है। बीवी ऑफिस में है तो उसे पता चलना नामुमकिन है। पर मुझे क्या पता था कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि लाखों लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। तभी मुझे कुछ याद आया और मैं झटके से उठकर एक छोटे से कमरे की तरफ भागा। मेरी इस हरकत ने सबको अलर्ट कर दिया।
ये कौन सी जगह है? बिनबिन ने पूछा। शिन यूचू ने बताया, ये एक स्टोरेज रूम है। खुशनसीबी से वहां भी कैमरा लगा था। कैमरा मुझे फॉलो करने लगा। मैं उस छोटे कमरे में गया, इधर उधर देखा और फिर अचानक बेड का तख्ता उठा दिया। ये बेड खुल भी सकता है। शेन यूचू दंग थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बेड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा था। मैंने उसे ध्यान से चेक किया और सावधानी से खोला। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जैसी चीजें थीं। कैमरा दूर होने की वजह से शब्द साफ नहीं थे। चलो, सब ठीक है। मैं ही फालतू में डर रहा था। मैंने बॉक्स बंद किया और सब पहले जैसा कर दिया। मैं ताली बजाते हुए मुस्कुराया और बाहर आ गया। मैंने फौरन सारा सबूत मिटाना शुरू किया। बची हुई सब्जियां बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। सब साफ करने के बाद मैं सोफा पर बैठकर गेम खेलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये शो ना होता तो शैन योचू को कभी पता नहीं चलता। उसका चेहरा और काला पड़ गया। ये तो रोज का काम लगता है इसका। शैन जी, वो लाल किताबें क्या थी? मैरिज सर्टिफिकेट। शैन योचू ने मना कर दिया। उसने वो चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। आज रात इसे मजा चखाऊंगी। उधर स्टेज पर बिंग बिंग गहराई से पूछताछ करने लगी। आप दोनों कब मिले थे? करीब 4 साल पहले। मतलब 1 साल में शादी हो गई और अब 3 साल हो चुके हैं। हाँ, बिंग बिंग ने आगे पूछा। जब आप मिली थीं तब वो क्या करते थे? तब भी वो फ्रीलांसर ही थे। मैंने कभी ज्यादा नहीं पूछा। शन योचू ने याद किया कि हमारी जिंदगी सादा थी, पर मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे लगा था कि वो मुझे जानती है, पर मैं तो राजों का खजाना निकला। पूरी दोपहर मैं बस गेम खेलता और सोता रहा। जैसे ही ऑफिस की छुट्टी का वक्त हुआ, मैंने बस दिखावे के लिए लैपटॉप खोला। मेरी ये कामचोरी देखकर शन योचू और चिढ़ गई। वक्त होते ही वो घर के लिए निकल पड़ी। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला था। बाकी मर्द बीवी के बाहर होने पर पार्टियां करते हैं और मैं यहाँ कुकिंग करके फंस गया। पर असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में 380 कैमरास हैं। जैसे ही शेन योचू ने गुस्से में दरवाजा खोला, मैं अपनी शॉर्ट में ही उसके पास गया। बीवी, भूख लगी है, रात को क्या खाना है? ये सुनते ही शेन योचू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब मुझसे खाना बनवाएगा। दोपहर में जब स्टेट बैंक्वेट वाली डिश बना रहा था तब मेरी याद नहीं आई। तभी उसे याद आया कि पहले भी जब उसने फरमाइश की थी तो मेज पर शानदार खाना मिलता था। मैंने हमेशा कहा कि बाहर से लाया हूं, पर अब सच सामने था। जो बंदा अंडा नहीं बना पाता, वो रोज इतना शानदार खाना बाहर से कैसे ला सकता था? बीवी, क्या सोच रही हो? मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, आज रेड ब्रेस्ट पोर्क कैसा रहेगा? शेन यूचू का मन किया कि बोल दे मिट्टी खा ले, पर उसने अपनी नजरें उस छोटे कमरे की तरफ घुमा दी। तभी मैंने शक के साथ पूछा, बीवी क्या देख रही हो? तुम आज फोन के वक्त से ही बहुत अजीब लग रही हो। कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वो किचन में चली गई। वहां सब इतना साफ था कि एक भी सबूत नहीं बचा था। उधर लाइव स्ट्रीम में 20 लाख लोग बेचैन थे कि वो लाल बॉक्स कब खुलेगा। जब ये सो जाएगा तब मैं उस कमरे में जाऊंगी। उस रात जब मैं खर्राटे ले रहा था, शेन योचू दबे पांव अपने मिशन पर निकली। शेन योचू दबे पांव अपने मिशन पर निकली, और दोनों बेडरूम इतने पास थे कि दरवाजे की आवाज से ही मेरी नींद खुल सकती थी। हार मानकर उसे वापस आना पड़ा। अगले दिन वीकेंड था। शेन योचू ने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि लाइव व्यूअर्स 20 लाख पार कर चुके हैं। वो भी अगले प्लान के बारे में सोच ही रही थी कि मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। बीवी, आज वीकेंड है, कहीं घूमने चलें? वो ना बोलने ही वाली थी कि उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। नंबर देखते ही उसने कॉल उठाया, पर अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया? पर क्यों? प्रोजेक्ट तो शुरू होने वाला है। वॉन्ग सर, मेरी बात तो सुनिए। पर दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। बीवी, क्या हुआ? मैंने फिक्र जताते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, पर शिनयूचू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस काम की टेंशन है। वो ये सब बताना नहीं चाहती थी, पर उसे मेरे राज खोलने थे। तभी उसे एक आइडिया आया। सुनो जी, आज वीकेंड है, मेरा शूजी तांगबिन खाने का मन है, वो जो वेस्ट सिटी में है। शेन योचू ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ये उसका टाइगर आउट ऑफ द माउंटेन वाला प्लान था। वेस्ट सिटी जाने आने में कम से कम आधा घंटा लगता, और ये आधा घंटा काफी था घर की तलाशी लेने के लिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका 5 साल पुराना पति आज बेनकाब होने वाला है। मैंने बिना सोचे समझे झट से हाँ कर दी। जो हुक्म मेरे आका, आप आराम कीजिए, छोटा अभी लेकर आया। मैंने फटाफट कपड़े बदले, कार की चाबी उठाई और निकल गया। शिन्यूचू खिड़की के पास खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक मेरी गाड़ी ओझल नहीं हो गई।
फिर वो उस छोटे कमरे की तरफ भागी। लाइव स्ट्रीम में तो जैसे तूफान आ गया। वाह, क्या दिमाग लगाया है, उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। सस्पेंस बहुत बढ़ गया है, मुझे तो अभी से धक धक हो रहा है। पर किसी ने सोचा नहीं था कि सोसाइटी से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे की मासूमियत गायब हो जाएगी। मैंने ड्राइविंग करते हुए एक कॉल मिलाया और मेरी आवाज एकदम बर्फीली हो गई। जरा पता लगाओ, मेरी बीवी को किसने परेशान किया है। उधर शैन यूचू बेड के पास पहुंच चुकी थी। शैन यूचू ने वही तरीका अपनाया जो कल मैंने किया था। उसने भारी गद्दा हटाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड का तख्ता ऊंचा किया। एक हाथ से उसे संभालते हुए दूसरे हाथ से वो लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाला। धप की आवाज के साथ बेड वापस अपनी जगह पर आ गया। शेन योचू उस बॉक्स को सीने से लगाकर सीधा हॉल में पहुंची। कैमरे के ठीक नीचे उसने गहरी सांस ली और ढक्कन खोल दिया। कड़क। अंदर ढेर सारे सर्टिफिकेट सलीके से रखे थे। उसने सबसे ऊपर वाला कागज उठाया और उसकी नजरें एक नाम पर जम गई। बोकुस दौर वर्ल्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट चैंपियन सर्टिफिकेट। उसे बोकुस का मतलब तो नहीं पता था, पर चैंपियन पढ़ते ही वो समझ गई। इस बंदे ने कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। नेटिजन्स तो जैसे पागल ही हो गए। मेरा शक सही था, ये सच में उस्ताद है। और रुको, मैंने अभी गूगल किया। ये बुकिस कॉन्टेस्ट तो कुकिंग की दुनिया का ओलंपिक्स है। इसमें सिर्फ दुनिया के सबसे टॉप शेफ्स हिस्सा लेते हैं। शेन योचू एक हाथ में सर्टिफिकेट और दूसरे में नेटिजन्स के कमेंट्स देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वर्ल्ड कुकिंग चैंपियन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। होस्ट बिंग बिंग भी चकरा गई थी। उसने शक जताया, कहीं ये सर्टिफिकेट नकली तो नहीं। पर तभी उसके हेडफोन में डायरेक्टर की आवाज आई। बिंग बिंग, हमने चेक कर लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नाम है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम की बड़ी स्क्रीन पर बोक्यूज कॉन्टेस्ट की वेबसाइट खुल गई। विनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम था और बगल में मेरी फोटो थी। फोटो में मैंने सफेद शेफ यूनिफॉर्म पहनी थी और मेरी आंखें किसी शिकारी जैसी तेज थीं। आज के मुझ में और उस फोटो में जमीन आसमान का फर्क था। तभी होस्ट की आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज उठी, जिसमें हैरानी और कंपकंपी साफ थी। हमें जानकारी मिली है कि 6 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में ये हेंग इस कंपटीशन के इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन बने थे। शेन योचू स्क्रीन पर उस अजनबी चेहरे को देख रही थी। क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है? नेटिजन्स तो पूरी तरह क्रेज हो गए। ऑफिशियल साइट पर है, सच ही होगा। भाई, मैं अपनी प्राइवेट मनी एक महीना नहीं छुपा पाता। इस बंदे ने 5 साल तक ये राज दबा के रखा। जल्दी देखो नीचे और क्या क्या है। ये सुनकर शन योचू को होश आया। ये सुनकर शन योचू ने सर्टिफिकेट्स को किनारे रखा और बॉक्स की सारी चीजें इस पर उलट दी। अगले ही पल वो पत्थर की तरह जम गई। नेशनल स्पेशल ग्रेड शेफ लाइसेंस, मिशेलिन 3, STAR शेफ सर्टिफिकेट, ओलंपिक इंटरनेशनल culinary चैंपियन, मिशेलिन गेस्ट जज कार्ड और यहां तक कि चाइना क्विजीन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का पद। कुल 13 चैंपियन सर्टिफिकेट्स और करीब 10 ऐसी टॉप लेवल डिग्रीज जिनके लिए दुनिया के शेफ तरसते हैं। पर सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। सारे कागजों के नीचे 2 लेटर दबे थे। शेन योचू ने कांपते हाथों से एक खोला। वो स्टेट बैंक्वेट का इनविटेशन लेटर था, जिस पर साफ साफ लिखा था। वहां एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। इसे खाना बनाना नहीं आता, ये तो कुकिंग का भगवान है। तभी डायरेक्टर ने होस्ट को एक और धमाकेदार खबर दी। दोस्तों, हमें अभी अभी नेशनल शेफ मैगजीन के चीफ एडिटर का फोन आया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये हेंजी को 7 साल पहले ही नेशनल शेफ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया था। वो उन चुनिंदा 12 महान शेफ्स में से एक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। शेन योचू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना बड़ा हस्ती है। उसके दिल में अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। भरोसा नाम की कोई चीज है, खाना ना बनाना पड़े, इसके लिए उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। पर इससे पहले कि उसका गुस्सा फूटता, उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि वो देखना चाहती है कि ये आदमी और क्या क्या छुपाए बैठा है। वो गुस्से को दबाकर वापस बेडरूम में गई ताकि उस भारी सच को वापस बेड के नीचे रख सके। पर तभी उसकी ताकत जवाब दे गई। भारी तख्ता धड़ाक से नीचे गिरा। हालांकि वो पीछे हट गई थी, पर उसकी उंगली बीच में दब गई। एक गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। उस लाल खून को देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया और उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। 3 साल की शादी में मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया और उसने इतना बड़ा सीक्रेट रखा, वो भी इतनी सफाई से। वो इतनी दुखी हुई कि उसने लाइव स्ट्रीम से अपना ध्यान हटा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। नेटिजन्स भी 2 गुटों में बंट गए। बेचारी, मत रो,
ये हैंग तो बड़ा खिलाड़ी निकला, पक्का कुछ और भी राज होंगे। शनयोचू बस सोफा पर सिमट कर एक घायल बिल्ली की तरह रोती रही। तभी दरवाजा खुला। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बीवी। मैं आ गया। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म 5 टैंक बिन लाया हूँ, एकदम फ्रेश है। मैंने सामान मेज पर रखा पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मेरी नजर सोफा पर बैठी रोती हुई बीवी पर पड़ी, मेरा दिल बैठ गया। मैं फौरन उसकी तरफ भागा, पर अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गई। बीवी, तुम्हें चोट लगी है? मैंने बिना वक्त जाया किए घर का कोना कोना छानना शुरू किया। रुको, मुझे याद है फर्स्ट एड किट यहीं कहीं थी। बस मिल गई। पसीने से तरबतर होकर मैंने दराज से बॉक्स निकाला और चिल्लाया, मिल गया। मैं बॉक्स लेकर शेनयूचू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने फौरन खून रोकने वाली दवा, आयोडाइन और बैंड एड निकाले। बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और कॉटन से खून साफ करने लगा। मैंने सिर उठाया, मेरी आंखों में उसके लिए बेपनाह दर्द था। बहुत दुख रहा है क्या? बस इसी एक नजर ने शेनयूचू के गुस्से को बर्फ की तरह पिघला दिया। उसने पहले हाँ में सिर हिलाया और फिर फौरन ना कह दिया। अरे, दुख रहा है या नहीं? मैं बड़बड़ाते हुए दवा लगाने लगा। मैंने वक्त पर बैंड एड लगा दिया है, पर आगे से ध्यान रखना, समझी? मैंने एक फिक्रमंद पति की तरह उसे डांटा। उस वक्त पूरा लाइव स्ट्रीम खामोश था, पर 3 सेकंड बाद कमेंट्स का सैलाब आ गया। अरे, यहाँ तो तूफान आने वाला था, ये रोमांस कहाँ से आ गया? भाई, ये तो ओवरडोज हो गया। होस्ट बिंगबिंग की आंखों में भी चमक आ गई थी। शिनयोचू बस चुपचाप मुझे देख रही थी, उसका गुस्सा गायब हो चुका था। उसे पिछले 3 साल याद आने लगे। ये हैंग ने उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा था। उसे शहर के दूसरे कोने का तांगबिंग चाहिए था। तो वो सुबह सुबह बिना किसी शिकायत के एक गाड़ी उठाकर चला गया। रुको, शनियोचू को याद आया कि पहले भी कई बार जब उसने कुछ खास खाने की जिद की थी, तो घर पर वो डिश हाजिर होती थी। उसे लगा था कि ये होटल से पैक कराया हुआ है, पर अब समझ आया कि वो सब मैंने अपने हाथों से बनाया था। अब रोना बंद करो, चेहरा खराब हो जाएगा। मैं तौलिया लेने के लिए उठने ही वाला था कि शेन योचू ने अचानक मेरा गला पकड़ लिया और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा दुख एक बार में ही बाहर निकाल देना चाहती है। मैं सटपटा गया और बस उसकी पीठ थपथपाने लगा। अरे बस भी करो, एक टैंगबिंग के लिए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो हंस पड़ी। तुम बहुत बुरे हो, इंसान को शांति से रोने भी नहीं देते। अच्छा अच्छा, रो लिया, पर पहले खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। मैंने हंसते हुए उसे खिलाया। शिनयोचू ने एक निवाला लिया। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे मीठा टांगबिन था। वो कैमरे और लाखों लोगों को भूल गई। लाखों नेटिजन्स को नजरअंदाज करते हुए उसने मेरे गाल पर एक किस किया। पति जी, आप भी खाइए। हम दोनों मजे से नाश्ता करने लगे, जिसे देखकर लोग जलन के मारे भुन गए। नाश्ता खत्म होते ही शनयोचू को याद आया कि घर में कैमरे लगे हैं और उसके ऑफिस का भी मसला है। उसका मूड फिर खराब हो गया। सुनो, ऑफिस में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। वीकेंड पर भी काम। हाँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, उसे संभालना होगा। ठीक है, क्या लंच के लिए वापस आओगी? शिन योचू मना करने वाली थी, पर फिर उसके मन में शरारत सूझी। हाँ, मुझे कुछ बहुत टेस्टी खाना है। ये उसका मुझे टेस्ट करने का तरीका था। यही वो मौका था जब वो अपना शक कंफर्म कर सकती थी। मैंने सीना ठोक कर कहा, अरे बिल्कुल, फिक्र ही मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। शनयूचू तसल्ली के साथ सीधा स्टूडियो पहुंच गई। शन जी, आप आ गई। होस्ट बिंगबिंग ने स्वागत किया, पर शनयूचू का चेहरा गंभीर था। बिंगबिंग जी, मेरा बाहर जाना कोई बहाना नहीं था। सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शायद मैं अगले 2 दिन ना आ पाऊं। बिंगबिंग चौंक गई और वजह पूछने लगी। शन योचू ने बताया कि जिस प्रोजेक्ट पर वो 6 महीने से मेहनत कर रही थी, उसका इन्वेस्टर भाग गया है। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है और वो इसकी इंचार्ज है। अगर एक हफ्ते में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। बिंग बिंग ने भी बात को समझा। शैन जी, काम जरूरी है, आप फौरन जाइए। पर तभी स्क्रीन पर कुछ हुआ। तभी स्क्रीन पर मेरा फोन बज उठा। शेन योचू ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोच लिया था कि मेरे पास चाहे जो भी राज हो, अगर मैं उसे प्यार करता हूं तो काफी है। पर अगले ही पल जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। पता चला क्या? फिर मैं अचानक चिल्लाया, क्या? मेरी बीवी के प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर भाग गया। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी के साथ खेल खेले। बताओ, प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? ये सीन देखकर स्टूडियो में सबके होश उड़ गए। होस्ट बिंग बिंग ने पलट कर देखा। शन जी, क्या आपने उन्हें ऑफिस की बात बताई थी? बिल्कुल नहीं।
शन यूसु भी दम थी। कल से लाइव स्ट्रीम चालू था, मुझे ये सब कैसे पता चला? और सबसे बड़ी बात, मैं किससे बात कर रहा था? बिंग बिंग के मन में एक ख्याल आया कि आपके पति का कुकिंग के अलावा भी कोई और रूप है। एक वर्ल्ड चैंपियन का राज तो मैंने 5 साल तक छुपाया ही था, तो एक और राज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइव चैट में धमाका हो गया भाई। ये बंदा तो असली मास्टरमाइंड लग रहा है। एक वर्ल्ड क्लास शेफ ही काफी नहीं था क्या? इसके पास और कितने चेहरे हैं? स्क्रीन पर मेरा गुस्सा जारी था। तुम लोग वहां क्या घास काट रहे हो? ये सब होने कैसे दिया? मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरी बीवी का 50 लाख का इन्वेस्टमेंट का मसला अभी के अभी सुलझना चाहिए। क्या इतनी छोटी रकम के लिए भी मुझे खुद बोलना पड़ेगा? इतना कहकर मैंने फोन पटक दिया। फोन काटते ही मेरा लहजा फिर बदल गया। अरे यार, अब मुझे खाना भी बनाना है, मेरी बीवी को कुछ अच्छा खाना है। स्टूडियो में सन्नाटा पसर गया। शेन यूचू और बिंग बिंग बस एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। मेरे लिए 50 लाख मामूली रकम थी। नेटिजन्स ने तो स्मॉल अमाउंट की नई डेफिनेशन ही लिख दी। बिंग बिंग ने कांपती आवाज में कहा, शेन जी, लगता है आपके हस्बैंड ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। शेन यूचू को समझ नहीं आ रहा था कि एक फोन से इतनी बड़ी बात कैसे सुलझ सकती है। बिंग बिंग ने पूछा, आपको क्या लगता है इसके सच होने के कितने चांसेस हैं? शेन यूचू ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद 30%। पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका फोन बज उठा। ऑफिस से फोन आते ही उसने उठाया। चिंता मत करो, मैं बस आ ही रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ कर लूंगी। पर दूसरी तरफ से प्रोजेक्ट मेंबर की चीख सुनाई दी, आपको आने की जरूरत नहीं है। शन मैम, आप तो कमल है। इतनी जल्दी तीन तीन इन्वेस्टर्स ने खुद हमें कॉल किया है और हर कोई 1 करोड़ देने को तैयार है। ये तो 3 करोड़ हो गए। शन योचू का दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से सिर घुमाया और स्क्रीन पर मुझे देखा, जो अभी अभी फोन काटकर दूसरा कॉल मिला रहा था। सुनो, थोड़ा सा सामान और भेज देना। शन योचू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस ये जानना चाहती थी कि ये सब हो क्या रहा है। पूरे स्टूडियो में बस उस प्रोजेक्ट मेंबर की एक्साइटेड आवाज गूंज रही थी। लाइव चैट तो पूरी तरह बेकाबू हो गया। क्या ये यांग ने किया? सिर्फ कुछ ही मिनट्स में 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसके कॉन्टैक्ट कितने ऊंचे हैं भाई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पक्का ये कोई इत्तेफाक होगा। उधर फोन पे वो मेंबर अभी भी चिल्ला रहा था, मैम आप सुन रही है ना? आपने ये कैसे किया? पहले हम 50 लाख के लिए महीनों से तरस रहे थे और अब सीधे 3 करोड़। शनयोचू बस खामोश खड़ी थी। उसके मन में सवालों का बवंडर था। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। उसे लगा शायद ये कोई और बात है, पर तभी मेंबर ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे हिलाकर रख दिया। मैम, उन तीनों इन्वेस्टर्स ने फोन उठाते ही आपका नाम लिया। जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये आपका प्रोजेक्ट है, उन्होंने बिना सोचे इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि आपके लिए आए हैं। शेन योचू ने स्क्रीन पर मुझे देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा एहसास था। ये सच में उसी एक फोन कॉल का नतीजा था। पर यह तो बस शुरुआत थी। प्रोजेक्ट मेंबर ने फिर से चिल्लाकर कहा, मैम, चौथा फोन आया है, वो भी 1 करोड़ देना चाहते हैं। पांचवा भी आ गया। वो कह रहे हैं कि अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और काम शुरू करो। कॉल कटने तक प्रोजेक्ट के पास 5 करोड़ का फंड जमा हो चुका था, जो कि जरूरत से 10 गुना ज्यादा था। 10 मिनट के अंदर 50 लाख की कमी से 5 करोड़ का सैलाब आ गया। पूरा लाइव स्ट्रीम हिल गया। एक फोन की ये ताकत। ये बंदा आखिर है कौन? होस्ट बिंग बिंग का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी शेन यूचू ने अचानक कहा, बिंग बिंग जी, क्या आप इन कंपनियों की डिटेल्स निकाल सकती हैं? उसने अपने फोन में आई 5 कंपनियों के नाम दिखाए। बिंग बिंग ने फौरन डायरेक्टर से कहा, जल्दी चेक करो। डायरेक्टर ने फौरन आदेश दिया, जल्दी। फिनांस पर चेक करो। चश्मा पहने एक मिडिल एज आदमी को फौरन बुलाया गया। वो लैपटॉप चलाते हुए गंभीर आवाज में बोला, शन जी, अगर आपके हस्बैंड का इन कंपनियों से सच में कोई रिश्ता है तो वो तेन्यांश पर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट रिलेशनशिप्स वहां रिकॉर्ड नहीं होते। पर शन योचू की नजरें टिकी हुई थी। फिर भी एक बार चेक कीजिए। तभी फाइनेंस एक्सपर्ट जिन गुआन अचानक रुक गया, मिल गया। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई और कैमरा उस पर जूम हो गया। इस वक्त किसी को मेरी फिक्र नहीं थी, जो घर पर मजे से अपने खाने का वेट कर रहा था। जिन गुआन ने अपना चश्मा ठीक किया और धीरे से कुछ नाम लिए। होंगशैन कैपिटल, जिसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव शू गोक्यांग है। बाकी कंपनियां वूले, शिंग युनलो और जिया यूलियांग की हैं। शेन जी, क्या आप इन्हें जानती हैं? शेन योचू ने मना कर दिया। उसने ये नाम कभी नहीं सुने थे। पर होंगशैन कैपिटल का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। ये तो देश के सबसे बड़े शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के पीछे का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था।
इतना बड़ा ग्रुप हमारी छोटी सी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। होस्ट बिंग बिंग ने हार नहीं मानी और पूछा, जिन सर, क्या गहराई से जांच करने का कोई और तरीका है? जिन गुआन की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। 5 बड़े इन्वेस्टमेंट जायंट्स ने मेरे एक फोन काटते एक छोटे से प्रोजेक्ट को टारगेट किया। ये बहुत अननेचुरल था। उसने एक फैसला लिया, ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो त्यान्यांश पर नहीं है, वो उसे पता होगा। ये सुनते ही नेटिजन्स एक्साइटेड हो गए। जिन गोवान ने बिना देर किए कॉल मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो जिन भाई, आज कैसे याद किया? अरे एक शो कर रहा हूँ, एक छोटी सी मदद चाहिए थी। बताओ, क्या मदद चाहिए? जिन गुआन सीधा मुद्दे पर आया। मैं चाहता हूँ कि तुम होंगशोंग कैपिटल समेत इन 5 कंपनियों का असली बैकग्राउंड चेक करो। ये सुनते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उधर से एक बहुत ही सीरियस आवाज आई। तुम इनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? बस यूं ही, शायद इनके बीच कोई कनेक्शन हो। तभी उधर से जो जवाब आया उसने सबके होश उड़ा दिए। चेक करने की जरूरत नहीं है, इनके बीच पक्का कनेक्शन है। जिन गोवान की आंखें चमक उठी। कैसा कनेक्शन? अगले ही पल फोन से आए आवाज ने स्टूडियो को सुन कर दिया। ये सब कहने को तो अलग अलग कंपनियां हैं, पर असल में ये सिर्फ सब्सिडरीज, सहायक कंपनियां हैं। सब्सिडरीज। जिन गुआन तो उछल ही पड़ा। होंगशान कैपिटल जैसा दिग्गज भी सिर्फ एक छोटी कंपनी है, पर असली धमाका तो अभी बाकी था। हाँ, और ये पांचों एक ही पेरेंट कंपनी के नीचे आती हैं जो बहुत कम सामने आती है। उसका नाम है हेंचू कैपिटल। ये सुनते ही कोहराम गया। हेंचू कैपिटल, ये हैंग। कोई बेवकूफ भी समझ जाता कि ये रिश्ता क्या है। जिन गुआन की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें इसके बारे में और क्या पता है? उधर से जवाब आया, ज्यादा नहीं, वो लोग पर्दे के पीछे ही रहते हैं। पर हाँ, एक अफवाह सुनी है। हिंचू कैपिटल के पीछे जो असली मालिक है उसका नाम क्या था? लाखों नेटिजन्स कान खड़े करके सुनने लगे। मुझे याद करने दो। उधर सन्नाटा था, यहाँ सबकी जान अटकी हुई थी। कुछ सेकंड्स बाद उसे याद आया, हाँ, उस मालिक का नाम भी कंपनी जैसा ही है, हेंचू। शायद उसका सरनेम ये है। अगले ही पल उसने एक एक लफ्ज चबाकर 2 शब्द बोले। उसने साफ साफ कहा, ये हैंग। ये सुनते ही सबके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देश के इन्वेस्टमेंट सेक्टर का बेताज बादशाह, जिसके सामने होंगशान कैपिटल भी बच्चा है, वो मैं ही था। बाप रे, इस आदमी के पास कितना पैसा होगा। और जब स्क्रीन पर सोफा पर बैठे हुए और मजे से खाने का वेट करते हुए मुझे देखा, तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैपिटल टाइकून मैं ही हूँ। जिन गोवान ने कांपते हुए पूछा, क्या आप पक्का कह रहे हैं? हाँ, नाम तो यही है। क्या आप उसे जानते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जानता। उधर से आवाज आई, वो ये हैंग बहुत मिस्टीरियस है, पर उसकी पहुंच आसमान तक है। जिन गुआन ने फोन काट दिया और हक्का बक्का रह गया। अब उसे समझ आया कि पांचों कंपनियों ने एक साथ पैसा क्यों लगाया। आखिर वो सब एक ही खानदान की जो थी। मेरे एक फोन पर सारी सब्सिडरीज ने जंग के स्तर पर काम शुरू कर दिया था। जिन गुआन ने अब शन योचू की तरफ बड़े अदब से देखा और पूछा, आपके हस्बैंड आखिर हैं कौन? एक फाइनेंस एक्सपर्ट होने के नाते वो जानता था कि ऐसे ग्रुप का मालिक होना कितनी बड़ी बात है। वो सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा इंसान था। शनयोचू की तो सुध बुध खो चुकी थी। 4 साल की पहचान और 3 साल की शादी में उसे अपने पति की असलियत की भनक तक नहीं लगी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? वो बुदबुदाई। तभी एक बहुत ही सुंदर लड़की स्टेज पर आई, जिसे होस्ट बिंगबिंग ने तुरंत पहचान लिया। जाजिया वांग यूजियो ने सीधा एक धमाकेदार बात कही, मेरे परिवार के मिलिट्री में कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं किसी से बात करके किसी का भी डेटा निकलवा सकती हूँ। ये सुनते ही सब दंग रह गए। ये तो आखिरी हथियार था। मिलिट्री के डेटाबेस में हर किसी का काला चिट्ठा होता है। एक फोन कॉल और मेरी पूरी पोल खुल जाती। लाइव चैट में आग लग गई, जल्दी कॉल करो। मेरा तो दिल बाहर आ जाएगा। क्या मेरा सीक्रेट अब पूरी तरह खुल जाएगा? तभी वांग यूजा ने अपना फोन निकाला और स्पीकर ओन करके कॉल मिलाया। कुछ पलों बाद एक जवान लड़के की आवाज आई। वांग यूजा ने कहा, मुझे एक बंदे का डेटा चाहिए, नाम है ये हैंग। उधर से वो लड़का हंसने लगा। जाओ जाओ, अचानक किसी को क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें प्यार हो गया है? मजाक छोड़ो और चेक करो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसने बहुत सावधानी से बात की, पर उस लड़के ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, फिक्र मत करो, मेरी पोजीशन ऐसी है कि ये मेरा रोज का काम है। चाहे वो किसी सीक्रेट फोर्स का हिस्सा ही क्यों न हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वेट करो। फोन कटते ही नेटिजन्स पागल हो गए। वांग यूजियो की क्या तगड़ी पहुंच है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उधर जिन गुआन की तो सब लोग सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे।
पर शन योचू की नजरें स्क्रीन पर थीं। मैं किचन में था और आज शायद मछली बनाने की तैयारी कर रहा था। सामान देखकर शन योचू को सब याद आ गया। मुझे पता है वो आज क्या बना रहे हैं। मैंने जब भी कुछ अच्छा खाने की जिद की, घर पर यही डिश मिली। वो हमेशा कहते थे कि बड़े होटल से लाए हैं, पर अब समझ आया कि वो सब उन्होंने खुद बनाया था। शेन योचू की आंखें भर आईं। उस डिश का नाम सोंगशू गुयू स्क्विरल शेप्ड मैंडरिन फिश है। तभी नीचे बैठे शेफ लिू डोंग अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। सोंगशू गुयू, ये तो स्टेट बैंक्वेट की डिश है। डायरेक्टर ने फौरन कैमरा उन पर घुमाया और उन्हें स्टेज पर बुलाया। लिू डोंग ने आते ही पक्के तौर पर कहा, जी हाँ, ये स्टेट बैंक्वेट कुजीन ही है। अगर कोई और बनाता तो मैं शक करता, पर ये बंदा तो उस्ताद है, ये बना सकता है। फिर उसने शेन योचू से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सब चौंक गए। शन जी, क्या आपके हस्बैंड जो डिशेस बनाते थे उनके कोई खास नाम थे? शेन योचू ने याद करके बताना शुरू किया। गुइहा डक, स्टीम चिकन, वॉलनट मशरूम्स, श्रिम्प विद बैम्बू शूट्स, 5 स्पाइस स्मोक्ड फिश। जैसे जैसे वो नाम लेती गई, लियो डोंग की आंखें फटी रह गईं। उसने बड़े रश्क से कहा, शेन जी, इन डिशेज में से ज्यादातर तो स्टेट बैंक्वेट का हिस्सा है। आपने तो लगभग पूरा ऑफिशियल मेन्यू ही चख लिया है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नेटिजन्स भी हैरान थे। 3 साल तक अपनी पहचान छुपाकर मैंने अपनी बीवी को दुनिया के सबसे शाही खाने खिलाए थे। ये कैसा सुपर हस्बैंड है। शन योचू के दिल में प्यार की लहर दौड़ गई। उसे लगा था कि वो होटल का खाना है, पर वो मेरा प्यार था जो मैं अपने हाथों से परोसता था। उसका सारा शक और डर अब बस प्यार में बदल चुका था। तभी वांग यूजा का फोन बजा और लाखों लोग एकदम शांत हो गए। क्या हुआ, कुछ पता चला? वांग यूजा ने बेसब्री से पूछा। उधर से एक भारी आवाज आई, पता चल गया। बस इन 3 शब्दों ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। क्या ये बंदा सच में हेंचू कैपिटल का मालिक है? सब एक बड़े धमाके का वेट कर रहे थे, पर तभी वो लड़का जोर से हंसने लगा। हा हा, तुम तो खामखा इतने सीरियस हो रही थी। ये हैंग तो बस एक नॉर्मल पर्सन है, एक आम आदमी। ये कैसे हो सकता है? लाइव चैट में हंगामा हो गया। अगर ये आम आदमी है तो हेंचू कैपिटल वाला मामला क्या था? वांग यूजर को भी यकीन नहीं हुआ और उसने उसे डांटा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तब उसने बात घुमाई। देखो, रिकॉर्ड के हिसाब से ये इंटरनेशनल फाइनेंस एकेडमी में पढ़ा हुआ है और काफी टैलेंटेड भी है, पर इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंस एकेडमी, वो तो दुनिया की टॉप जगहों में से एक है। ठीक है, थैंक्स। वांग यूजिया ने मायूसी से फोन कर दिया। जब नेटिजन्स थोड़े निराश होने लगे, तब होस्ट बिंग बिंग ने एक नया पॉइंट रखा। दोस्तों, हो सकता है ये हैंग ने बस अपने किसी दोस्त की कंपनी में अपना नाम दिया हो, यानी वो सिर्फ कागजों पर मालिक हो। अक्सर बड़े बिजनेस में असली मालिक और लीगल रिप्रेजेंट। तभी स्क्रीन पर मैं दूसरी डिश बनाने लगा। मेरे हाथ में एक काली सिल्की चिकन थी और मैं बड़े मजाकिया अंदाज में उसे साफ कर रहा था। मेरी वो मस्ती देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस बंदे में एक अलग ही बात है। ये किसी एरोगेंट बॉस जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तभी वांग यूजाओ चुपके से स्टेज से चली गई। उधर लिू डोंग जैसे ही स्क्रीन के पास गया, जैसे ही मैंने उस चिकन को काटा, लिू डोंग का शरीर कांपने लगा। काला मांस, काले अंग, ये तो इंडोनेशियन सिमनी चिकन है। लिू डोंग चिल्ला पड़ा। नेटिजन्स उलझन में पड़ गए। ये क्या काला चिकन है? क्या ये खराब हो गया है? क्या इसे खा सकते हैं? होस्ट बिंग बिंग ने फौरन माइक उसकी तरफ किया। लिू डोंग ने बड़े जोश में समझाना शुरू किया। इसे इंडोनेशियन मेटल चिकन आयम समानी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा चिकन है। इसकी खासियत देखो, ये सिर्फ काला नहीं है, बल्कि इसमें एक मेटालिक चमक है। मैंने एक बार एक करोड़पति के लिए खाना बनाते वक्त इसका एक निवाला चखा था। इसका स्वाद जन्नत जैसा होता है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में आग लग गई। मुर्गियों का लैम्बोर्गिनी, पर यह है कितना महंगा। लियो डोंग ने एक लंबी सांस ली और एक ऐसा आंकड़ा दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अफवाह है कि इसकी कीमत 60 लाख 6 मिलियन तक जाती है। एक निवाला मतलब 10,000 रुपए। 60 लाख का चिकन। पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। फिर कमेंट्स की बाढ़ आ गई भाई। मेरी तो पूरी औकात एक मुर्गी के पंख के बराबर भी नहीं है। इसके पास इतना महंगा चिकन कहाँ से आया? पक्का इसने करोड़ों की प्राइवेट मनी छिपाई है। पर उधर मैं बड़े आराम से गुलाबी सूर का मांस पोर्क निकाल रहा था। चाकू मेरे हाथ में बिजली की तरह चल रहा था। पलक झपकते ही मांस के पतले टुकड़े हो गए और फिर वो छोटे छोटे दानों में तब्दील हो गया। गजब की नाइफ स्किल्स।
ये यांगजो लायंस हेड बनाने वाला है। ल्यूडोंग ने तारीफों के पुल बांध दिए, पर सबका ध्यान तो उस कीमती चिकन पर था। होस्ट बिंगबिंग ने मौका देखकर शिनयोचू से पूछा, शन जी, ये हैंग अपनी सारी कमाई आपको देते हैं, तो आज आपने उन्हें सब्जी के लिए कितने पैसे दिए थे? ये सवाल सुनते ही सब चौंक गए। शेन यूचू अभी भी उस 60 लाख वाली बात से सदमे थी। उसने कांपते हुए जवाब दिया, आज मैंने उसे सिर्फ 200 रुपए दिए थे। ये सुनते ही मेरी परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज मिट्टी में मिल गई। इसने अरबों की प्राइवेट मनी छिपाई है, बीवी बेचारी मेहनत कर रही है, और ये खुद एक अरबपति बना बैठा है। अचानक मैं परफेक्ट हस्बैंड से ओल्ड फॉक्स बन गया। शनयोचू को बहुत दुख हो रहा था। वो चाहती थी कि ये शो यहीं रुक जाए। वो नहीं चाहती थी कि सब लोग मुझे इस तरह देखें। तभी नीचे बैठा एक भारी भरकम मिडिल एज आदमी खड़ा हो गया। ये एक करोड़पति बिजनेसमैन था। रुकिए, मुझे कुछ कहना है। उसने स्टेज पर आते ही बम फोड़ दिया। मैंने भी ये चिकन खाया है। ये इतना महंगा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। ये 60 लाख का नहीं है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए पक्के तौर पे कहा, सेमानी चिकन दो तरह के होते हैं, एक पालतू पेट और एक खाने वाला मीट चिकन। ये हैंग जो इस्तेमाल कर रहा है वो मीट चिकन है, जिसकी कीमत करीब 30 से 40 हजार के बीच होती है, ज्यादा से ज्यादा 20 हजार। इस खुलासे ने सबको थोड़ी राहत दी, पर बिंग बिंग ने फौरन पॉइंट पकड़ा। शुक्रिया सर, पर 20 हजार भी 200 रुपए में नहीं आते। सही कहा, पर अपनी बीवी के लिए 20 हजार का चिकन लाना भी कोई छोटी बात नहीं है। ये पति तो लाजवाब है। नेटिजन्स का मूड फिर बदल गया। शन यूचू ने मुझे स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराने लगी। उसे याद आया कि मैं हमेशा उसका कितना ख्याल रखता था। पर तभी स्क्रीन पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और एक हाथ से उसे ऐसे घुमाया कि सारा सामान हवा में 360 डिग्री घूम गया। लोग अभी मेरा हुनर देख ही रहे थे कि मैंने कढ़ाई नीचे रखी और एक फोन उठाया। मेरा चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया और मैं फोन पर चिल्ला उठा, क्या तुम लोग गधे हो? इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि कहीं भी पैसा लगाने से पहले चेक करना होता है? पूरा हॉल सामने रह गया। क्या ये वही सीधा साधा पति है? ये रूप तो बिल्कुल अलग था। भाई, ये तो बहुत कूल लग रहा है। मुझे तो इसके इस गुस्से से प्यार हो गया, पर असली धमाका तो अभी बाकी था। मैंने डांटने के बाद अचानक लहजा बदला, खैर तुम लोग खुद देख लो, मुझे अपनी बीवी के लिए खाना बनाना है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। बाकी मर्द बीवी के बाहर होने पर पार्टियां करते हैं, पर मैं यहाँ कुकिंग में बिजी था। तभी मैंने वी चैट पर एक वॉइस नोट भेजा, आज तुमने सब्जी गलत भेजी क्या? ये वो चिकन नहीं है जो मैंने मांगा था। क्या? सब लोग पत्थर के बुत बन गए। तभी एक लड़की की डरी हुई आवाज आई, सॉरी यहंग जी, हमसे गलती हो गई। हमने ब्लैक बोन चिकन और सैमानी चिकन को मिक्स कर दिया। हम अभी दूसरा चिकन भेजते हैं। सब देख रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा। मैंने बस चिढ़कर सिर हिलाया, छोड़ो छोड़ो, अब इसी से काम चला लेता हूँ। अगली बार ध्यान रखना। ये सुनकर शो के लोग और नेटिजन्स दम रह गए। तभी एक्सपर्ट लियू डोंग बोला, नहीं, वो शो ऑफ नहीं कर रहा। स्टेट बैंक्वेट के लिए इंग्रेडिएंट्स का सही होना बहुत जरूरी है, वरना स्वाद बदल जाता है। ये ऐसा ही है जैसे पनीर से लाल मांस बनाना, वो स्वाद कभी नहीं आएगा। अब सबको समझ आया कि जो हमारे लिए कीमती चीज थी, वो एक उस्ताद के लिए बस एक गलत सामान था। उधर स्क्रीन पर मैंने काम शुरू कर दिया था। 2 घंटे की तैयारी और आधे घंटे की कुकिंग। जब तक शेन यूचू घर पहुंची, मेज पर शाही खाना सज चुका था। रेड ब्रेज्ड पोर्क, लायंस हेड, ट्रिपल ट्रेजर डक। हर डिश देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। काश मेरी शादी भी किसी शेफ से होती। बिनबिन ने बड़े रश्क से पूछा, शन जी, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होगी ना? शन योचू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं जो बनाती हूँ वो वही खा लेते हैं, कभी शिकायत नहीं की। फिर उसने हंसते हुए बात घुमाई, अरे वो तो बस खाना बनाने से जी चुराते हैं। बस एक जुमले ने महान उस्ताद को फिर से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। बिंगबिंग ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की लाइव स्ट्रीम खत्म की, पर तभी शेन योचू ने उसे एक जबरदस्त ऑफर दिया, क्यों ना तुम आज मेरे घर चलकर हमारे साथ खाना खाओ? क्या? एक नेशनल शेफ के घर जाकर स्टेट बैंक्वेट जैसा खाना। बड़े 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 आयोजनों को कवर करने वाली बिंगबिंग भी इस वक्त खुशी के मारे हकबका गई। क्या सच में चल सकती हो? बिल्कुल, बस कह देना कि तुम मेरी सहकर्मी कॉलीग हो। बिंगबिंग ने दिखावे के लिए थोड़ा मना किया और फिर जोश में कैमरे की तरफ चिल्लाई, ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं बिल्कुल शर्म नहीं करूंगी और दावत उड़ाने जा रही हूँ। नेटिजन्स तो जलकर खाक हो गए। ओ भाई,
बिंग बिंग, तुम कितनी बड़ी भुक्कड़ हो, उस शाही खाने को छोड़ दो और मुझे वहां जाने दो। दूसरी तरफ खाना बनाने के बाद मैंने न सिर्फ किचन को चमका दिया था, कूड़ा फेंकने के बाद मैंने चलते चलते अरगोतो देसी शराब की एक बोतल खरीदी। घर आकर मैंने अलमारी से दो पुराने और खूबसूरत नक्काशी वाले जाम निकाले और धीरे से शराब परोसी। फिर उन जामों को देखकर मेरे चेहरे पर जो सुकून भरी मुस्कान आई, उसने सबको चौंका दिया। बाप रे, नेशनल शेफ घर पर ये सब करता है। शौक। घर पर अकेले जान छलकाता हुआ मर्द। वजह जानकर आप भावुक हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम में लोग मजे लेने लगे। उधर टैक्सी में बैठी शन योचू और बिंग बिंग भी ये सब देख रही थी। मुझे एक पियक्कड़ की तरह खुश होता देख बिंग बिंग ने पूछा, क्या ये हैंग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं? शन योचू ने बेबसी से स्क्रीन को घूरते हुए कहा, इसे पीने के बाद ये बहकी बातें करने लगता है, इसलिए मैं इसे पीने नहीं देती। बहकी बातें? जैसे क्या? बिंग बिंग की उत्सुकता बढ़ गई। शन योचू याद करते हुए मुस्कुराने लगी। ये कहता है कि देश का राष्ट्रपति इसका छोटा भाई है और खुद को आज का होटो महान वैद्य बताता है। कभी कभी तो कहता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या? दुनिया का सबसे अमीर आदमी और महान डॉक्टर? बिंग बिंग जोर से हंस पड़ी। उसे लगा कि ये डींगे तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हैं। उसे सपने भी यकीन नहीं था कि ये आलसी दिखने वाला आदमी सच में दुनिया हिलाने वाली हस्ती हो सकता है। बातें करते करते वे सोसाइटी के गेट पर पहुंच गईं और तभी मेरा फोन आया। बीवी, तुम कब तक आओगी? खाना ठंडा हो रहा है। मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। शनियोचू ने मजाक में पूछा, मुझे तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं दिखा, खाना किसने दिया? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने फोन कसकर पकड़ा और झूठ बोला, अरे वो लोग सादे कपड़ों में थे, तुम जल्दी आओ। इतना बोलकर मैंने फोन पटक दिया और बिजली की रफ्तार से घर से बाहर भागा। ये नजारा देखकर नेटिजन्स हंसी के मारे लोटपोट हो गए। गेट पर फोन काटने के बाद शिनयोचू ने एक ठंडी आ भरी और बिंग बिंग को खींचते हुए घर की तरफ दौड़ी। उसे मुझसे पहले घर पहुंचना था ताकि वो मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी। मैं बड़े आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उन्हें देखकर मैंने बड़ी सफाई से हैरानी जताई। बीवी, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं शांति से बिंग बिंग के लिए पानी लाने लगा और थोड़ा शिकायत भरे लहजे में बोला, दोस्त को साथ ला रही थी तो बताया क्यों नहीं? मेहमान की खातिरदारी में कमी रह जाती तो कैसा लगता? मेडिसिन्स मेरी इस एक्टिंग को देखकर पागल हो गए। ये बंदा कितना बड़ा खिलाड़ी है। शेन योचू और बिंग बिंग को तो कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, पर लाखों लोग मेरा खेल समझ रहे थे। पिछले 2 मिनट में मैंने जो किया था वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। मैंने एक इम्पॉसिबल मिशन को मुमकिन कर दिखाया था। मैं भागकर नीचे गया, खाली डिब्बे टिफिन बॉक्सेस खरीदे और फिर हर डिश में से थोड़ा थोड़ा शोरबा निकालकर उन डिब्बों में ऐसे सजाया जैसे वो सच में बाहर से आए हों। मेरी वो फुर्ती और पल में जज्बात बदलना कसम से किसी ऑस्कर विनर एक्टर जैसा था। शेन योचू ने अपना बैग रखा और मुस्कुराते हुए मेज पर बैठ गई। उसने खाने की खुशबू ली और हैरानी का नाटक किया। वाह, आज तो होटल का खाना लाजवाब लग रहा है। फिर उसने एक धमाका किया, क्यों ना हम रोज ही बाहर से खाना मंगाया करें? क्या? रोज बाहर का खाना? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने फौरन मना किया, अरे नहीं बीवी, बाहर का खाना महंगा और सेहत के लिए बुरा होता है। तुम्हारे हाथ के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, अगर रोज बाहर का मेरी घबराहट देखकर शनयोचू मन ही मन मुस्कुराई और बिंग बिंग को खाना शुरू करने को कहा। बिंग बिंग अपनी हंसी दबाते हुए बगल में बैठ गई। तभी मैंने बड़े गंभीर होकर बिंग बिंग की तरफ देखा, तो तुम योचू की सहकर्मी हो, मिलकर अच्छा लगा। मेरी जुबान पर तो अच्छा लगा था, पर चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। शेन योचू ने फौरन बात संभाली, ये मेरी कंपनी की नई कर्मचारी है, इसने मेरी बहुत मदद की है। मैंने समझदार होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। फिर मैंने जैसे ही ढक्कन हटाए, 9 शानदार स्टेट बैंक्वेट डिशेस देखकर बिंग बिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। सजावट और रंगत ऐसी थी कि उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। खाओ खाओ, मेरे कहते ही सब शुरू हो गए, पर पहला निवाला मुंह में जाते ही बिंग बिंग के मुंह से एक चीख निकल गई। हे भगवान, हम दोनों डर गए। उसने शर्मिंदा होकर सफाई दी, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। मैं तो रो दूंगी। मैं हंस पड़ा, मुझे लगा शायद खाने में कुछ निकल आया है। हाँ हाँ, ये होटल वाकई बहुत अच्छा है। शेन योचू ने भी साथ दिया। हाँ, अगली बार हम सीधा होटल जाकर खाएंगे, वहां और मजा आएगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अगर होटल गए तो पोल खुल जाएगी। मैं किसी तरह एक फीक मुस्कान दी। हाँ, क्यों नहीं, अगली बार जरूर चलेंगे। नेटिजन्स ये ऑकवर्ड सीन देखकर लोटपोट हो रहे थे।
अगला स्टेशन पोल खुलना। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उधर लाइव स्ट्रीम में लोगों की तादाद अचानक कम हो गई, क्योंकि आधे लोग तो खाना देखकर खुद खाना खाने भाग गए थे। अपनी बीवी की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मैंने जाम उठाया। मेरी बीवी को अब बोनस भी मिलेगा और ऑफिस में रुतबा भी बढ़ेगा। और ये मैनेजर तुम ही बनोगी। जश्न मनाते हैं। बिंग बिंग मजे से खाना ठूंस रही थी कि तभी उसका हाथ फिसला और चाक की आवाज के साथ मिट्टी के रंग का एक कप चकनाचूर हो गया। बिंग बिंग घबरा गई और झाड़ू ढूंढने लगी, पर शेन यूचू शांत रही। अरे कोई बात नहीं, बस एक कप ही तो है। सुनो जी, एक और कप ले आओ। मैं बिना कुछ कहे उठा और अलमारी से एक नया कप निकाल लाया। पर यह कप पहले वाले से बिल्कुल अलग था। सफेद संगमरमर जैसा चमकदार, और उस पर एक खूबसूरत ड्रैगन बना हुआ था। इसे देखकर बिंग बिंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। ये कप कहाँ से लिया? मैं कल दो नए लाकर दे दूंगी। नेटिजन्स ये सुनकर सिर पकड़ लिया। बहन, ये कप तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। पर मैंने बड़े आराम से कहा, अरे छोड़ो, ये तो फुटपाथ का माल है, 1 रुपए का एक मिलता है। मैंने नए कप की तरफ इशारा किया। ये वाला थोड़ा महंगा है, 5 रुपए का, पर अब मत तोड़ना। सच तो ये था कि मुझे कप टूटने का दुख नहीं था, मुझे तो शराब का दुख था जो जमीन पर बह गई थी। शिन्यूचू ने टूटे हुए टुकड़ों को देखा और नाक सिकोड़ी। वैसे भी ये कप बहुत भद्दा था, टूट गया तो अच्छा ही हुआ। मेरा चेहरा उतर गया। भद्दा? ये दुनिया के सबसे कीमती कपों में से एक था। उधर शो के स्टूडियो में अब बिंग बिंग की जगह एक नई होस्ट यूए आ गई थी। यूए ने आते ही ज्ञान बांटना शुरू किया। कप टूटने पर उनका बर्ताव बताता है कि वे कितने बड़े दिल वाले हैं। खाने की मेज पर ही इंसान की असली पहचान होती है। ये सुनते ही नेटिजन्स भड़क गए। हमें लेक्चर नहीं चाहिए, बिंग बिंग को वापस लाओ। कमेंट्स में विद्रोह हो गया। डायरेक्टर की हालत खराब हो गई और उसने यूए को हटाने का फैसला किया। तभी पीछे से एक स्टाफ मेंबर चिल्लाया, अरे वो मिट्टी वाला कप कोई मामूली चीज नहीं लग रही। ये बात सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट हो गई। क्या मामूली नहीं है? एक टूटा हुआ कप क्या कोई अजूबा है? मजाक है क्या? कोई असली प्राचीन एंटीक कप में शराब थोड़ी पिएगा। पर तभी कुछ लोग बोले, अरे ये हैंग स्टेट बैंक्वेट का शेफ है, उसके घर की चीजें कीमती हो सकती हैं। डायरेक्टर ने मौका भांप लिया और एक एक्सपर्ट को स्टेज पर बुलाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो बारीकियां देख सकता था। उसे गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, वो कप जो अभी टूटा वो यान वांग पोर्सलिन का हिस्सा है। इसे 1952 में पहली बार बनाया गया था और ये दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं कलेक्टर्स की जान है। उसने पूरे गर्व से उसका नाम लिया, यानहुआंग कप। उसने टुकड़ों की तरफ इशारा किया। देखो, इसमें सोने के बारीक कण गोल्ड पार्टिकल्स चमक रहे हैं। ये हाथ से बना हुआ शाहकार है जिसके अंदर ड्रैगन का निशान छुपा होता है। जानकारों के तो होश उड़ गए। ये तो राष्ट्रीय खजाना था। एक्सपर्ट ने आगे बताया कि ऐसे 3 कपों के सेट की कीमत दो 5 लाख रुपए है। एक कप टूटने का मतलब है सीधा 80,000 रुपए का नुकसान। सब बिंग बिंग के लिए दुआ करने लगे। पर तभी सबकी नजर मेज पे रखे दूसरे कप पर पड़ी। वो पहले वाले से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत था। जरा इसके बारे में भी बताओ। कैमरा सीधा उस सफेद कप पर गया जिस पर लाल ड्रैगन बना था। उधर घर में बिंग बिंग, जो अभी भी कप को फुटपाथ का माल समझ रही थी, पागलों की तरह खाना उड़ा रही थी। शेन योचू ने उसे बड़े प्यार से सूप परोसा। बिंग बिंग ने कटोरा उठाया और उसे ऐसे खटका कि सूप उसकी गर्दन से होता हुआ नीचे बहने लगा। हे भगवान, क्या ये वही ग्लैमरस होस्ट है? नेटिजन्स उसकी ये हालत देखकर दंग रह गए। और तभी कैमरा फिर उस कप पर गया। एक्सपर्ट की आवाज गूंजी, ये शायद हॉम हॉम पोर्सलिन का शाही कप है, जो एक महान उस्ताद की आखिरी निशानी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये यहाँ है। सब लोग चिल्लाने लगे, इसकी कीमत क्या है? एक्सपर्ट ने ठंडी आ भरी। एक बार किसी ने इसके लिए 3 लाख की बोली लगाई थी, पर किसी ने इसे बेचा नहीं। 3 लाख का एक कप। पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। पर घर के अंदर माहौल थोड़ा बदल रहा था। पेट भरने के बाद शन योचू ने अचानक कहा, आज बहुत अजीब बात हुई। अचानक बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने आ गई। उसने रुककर मेरी आंखों में झांका और मुझे पता चला कि ये सब वेंचर कैपिटल की कंपनियां हैं। मेरा सेब का टुकड़ा हलक में फंस गया। मैं अंदर से कांप रहा था पर बाहर से टशन दिखाते हुए बोला, अरे हेंचू कैपिटल, वो तो मेरे एक दोस्त की कंपनी है। वो मेरा बहुत बड़ा फैन था, इसलिए उसने मेरे नाम पर कंपनी रख दी। वो आज जो भी है मेरी ही सलाह की वजह से है। ये झूठ तो मैं खुद भी नहीं मान पा रहा था। नेटिजन्स हंसी के मारे लोटपोट हो गए। और तभी बिंग बिंग ने मोबाइल निकाला और बम फोड़ा। तो फिर त्यान्यांचा पर इस कंपनी के मालिक की जगह तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है?
कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा। रहे वो तो मैंने उसे कंपनी रजिस्टर करने में मदद की थी, इसलिए मैं नाम है। मेरे पास तो सिर्फ 1% शेयर है। शेनयोचू को यकीन हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास 1% शेयर है? नेटिजन्स ने फौरन गूगल करना शुरू किया। जल्दी देखो, हेंचू कैपिटल की वैल्यू कितनी है। करोड़ों लोग लाइव देख। अगले ही पल एक आंकड़ा सामने आया, 3,000 अरब 300 बिलियन। बाप रे! 1% का मतलब हुआ सीधा 30 अरब। एक फाइनेंस एक्सपर्ट ने समझाया कि असली कीमत कुछ करोड़ तो होगी ही, पर कुछ करोड़ भी एक आम आदमी के लिए पूरी जिंदगी काफी है। ये प्राइवेट मनी नहीं, ये तो छुपा हुआ अरबपति है। अब समझ आया कि उसे 80,000 की कप के टूटने का दुख क्यों नहीं हुआ। शिन यूचू का सिर चकरा गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाई, कहाँ है शेयर के कागज? मुझे दिखाओ। पर मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, वो 1% शेयर तो मैंने दान कर दिए, उन्हीं कंपनियों को जो आज तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट लेकर आई। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर गई हो। बिंग बिंग तो बेहोश होते होते बची। करोड़ों रुपए के शेयर दान कर दिए। ये बंदा कितना बड़ा लुटाऊ है। शेन योचू के आंसू निकल आए। वो करोड़ों रुपए थे, अगर थोड़े भी बचा लेते तो हमारी जिंदगी संवर जाती। पर वो शेयर तो शादी से पहले ही दिए जा चुके थे। नेटिजन्स को अब समझ आया कि मेरे एक फोन पर कंपनियां क्यों भागी चली आई। करोड़ों का फायदा जो हुआ था। पर तभी बिंग बिंग ने पूछा, तो क्या बदले में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया? सबकी नजरें मुझ पर टिक। शेन यूचू ने भी अपनी सांसें रोक ली। मैंने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। हाँ, बहुत कुछ दिया। ये शराब पीने वाला कप शाओ वांग ने दिया था, किचन का चाकू शाओ जांग ने दिया, और वो अचार का मटका शाओली ने दिया था। क्या सिर्फ ये कचरा? शेन योचू गुस्से में खड़े हो गई। करोड़ों के बदले सिर्फ चाकू और कप? ये तो सरासर बेवकूफी थी। पर मैंने मासूमियत से कहा, हाँ, इतना काफी तो है। बिंग बिंग भी हैरान थी कि करोड़ों के बदले किचन का सामान, ये क्या पागलपन है। शनयूचू पागलों की तरह किचन में भागी, और जब वो चाकू और मटका लेकर आई तो उसका चेहरा देखने लायक था। इस चाकू को मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ, और इस मटके में आज ही मैंने अचार डाला है। ये चीजें करोड़ों की हैं। कैमरा सीधा उन चीजों पर गया। चाकू बहुत ही तेज था और उस पर मेरा नाम खुदा था। मटका भी बहुत ही चिकना और अनोखा था। नेटिजन्स ने मजे लिए। कमीने दोस्तों ने इसे चूना लगा दिया। सिर्फ कप वाला दोस्त थोड़ा शरीफ निकला। एक्सपर्ट ने उन चीजों को देखा पर सिर हिला दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना कहकर वो चला गया। तभी डायरेक्टर ने घोषणा की, जो इन चीजों की असलियत बताएगा उसकी पगार 20% बढ़ जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार डायरेक्टर ने खुद एक बड़े एंटीक एक्सपर्ट को कॉल मिलाया। होस्ट यूएवे वापस आई और बड़े अदब से बोली, दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट वांग जिनयान, जिन्हें गोल्डन आई कहा जाता है। वीडियो कॉल पर एक बुजुर्ग आदमी दिखा। उनकी एक झलक ही काफी थी किसी भी चीज को पहचानने के लिए। जैसे ही उनकी नजर उस अचार के मटके पर पड़ी, वे ऐसे जम गए जैसे बिजली का झटका लगा हो। सबके बोलने से पहले ही वो चिल्लाए, ये तो पक्का नकली फेक है। नकली? नेटिजन्स हंसने लगे। अरे, मटका भी असली नकली होता है क्या? सब मजे ले रहे थे, और होस्ट सीईओ को गुस्सा आया। वांग सर, जरा विस्तार से बताइए, हमने आपको बहुत पैसे दिए हैं। वांग जिन्यान ने लंबी सांस ली और जो कहा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं इसे नकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मटका और चाकू मैंने पहले देखे हैं। ये 1,000 साल पहले शाही उस्ताद को दिए गए जादुई औजार थे। इस मटके का अचार कभी खराब नहीं होता और स्वाद को बढ़ा देता है। चाकू आसमानी लोहे मेटेराइट आयरन से बना है जो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकता है। उन्होंने बड़े दावे से कहा, मेरे गुरु कहते थे कि ये चीजें सदियों पहले खो चुकी हैं। अगर ये सच में असली हैं तो इनकी कीमत कम से कम 30 लाख है। 30 लाख! सब दंग रह गए। पर चूंकि ये चीजें खो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने इसे नकली मान लिया। उन्हें लगा कि मेरे जैसा इंसान इसे कहां से लाएगा। वांग जिनयान ने फोन काट दिया। उधर घर में बिंग बिंग ने अचानक पूछा, ये भाई, तुम जो नॉवेल लिख रहे हो वो किस बारे में है? मैंने बड़े गर्व से कहा, ये लोगों के जख्मों को भरने वाली एक हीलिंग कहानी है। और शिन यूचू ने हैरानी से कहा, पर मुझे तो याद है कि तुम कुछ और ही लिख रहे थे। मैंने जैसे ही अपना राइटर अकाउंट खोला, सबके होश उड़ गए। मेरा आईडी था हैंग हैंग पूजे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने 11 दिनों से कुछ लिखा ही नहीं था। नेटिजन्स हंसने लगे। लो, ये तो आलसी लेखक निकला।
पर तभी एक मशहूर लेखक चंशी ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की। मेरा नाम देखते ही उसे कुछ याद आया, ये नाम मैंने कहीं देखा है। उसने फौरन रीडिंग ऐप खोला और मेरा नाम सर्च किया। वहां एक कहानी मिली जो सिर्फ 20,000 शब्दों की थी, पर उसके फॉलोअर्स लाखों में थे। ये तो किसी बड़े लेखक से भी ज्यादा है। तभी उसे याद आया, अरे ये तो वही किताब है जिसकी चर्चा हमारे टॉप ऑथर्स ग्रुप में हो रही थी। उस ग्रुप में सिर्फ 8 बड़े लेखक थे और वे सब इस नए लेखक की तारीफ कर रहे थे। मजे मजे में इलाज नाम की एक कहानी आजकल हर लेखक की जुबान पर थी। चेंशी सन्न रह गया, इतने बड़े लेखक एक नए बंदे की तारीफ कर रहे हैं। उसने उत्सुकता में कहानी पढ़ना शुरू किया। पहले वो उलझन में था, पर आधे घंटे के अंदर वो पूरी तरह उसमें डूब गया। इस कहानी में तो जादू है। उधर घर में बिंगडिंग और शन योचू अभी भी मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो बहुत कॉमेडी कहानी है। मैं मुस्कुराया। मैं तो चाहता ही था कि लोग इसे पढ़कर खुश हों, पर जैसे ही नेटिजन्स ने इसे पढ़ा, कमेंट्स का रुख बदल गया। ये बहुत अच्छी और हंसाने वाली कहानी है, पर कुछ लोग बोले हंसाने वाली। मुझे तो इसे पढ़कर बहुत दुख हो रहा है। ये तो दिल चीर देने वाली कहानी है। पूरा लाइव स्ट्रीम 2 हिस्सों में बट गया। किसी को हंसी आ रही थी तो कोई रो रहा था। ये कोई कहानी नहीं, ये तो इंसानियत का नग्न सच है। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। 10,000 गिफ्ट्स, 50,000 नए फॉलोअर्स। मैं सन्न रह गया। रे, ये मेरा छोटा सा अकाउंट था, इतने लोग कहाँ से आ गए? मुझे क्या पता था कि मेरे बगल में बैठी बिंग बिंग और शन योचू ही मुझे पैसे भेज रही थी। बिंग बिंग ने कप के बदले 100 रुपए भेजे और शन योचू ने 1,400 रुपए, ताकि टैक्स कटने के बाद मुझे पूरे 520 आई लव यू का प्रतीक रुपए मिले। पर असली धमाका अभी बाकी था। न सिर्फ बड़े लेखक मुझे तोहफे भेज रहे थे, बल्कि पुराने रीडर्स को कुछ अजीब लगा। ये लिखने का अंदाज जान पहचाना लग रहा है। तभी एक कमेंट आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, क्या आपने आई केम फ्रॉम हेल कहानी पढ़ी है? ये सुनते ही इंटरनेट पर धमाका हो गया। वो बरसों पुरानी एक कालजयी रचना थी जिसका लेखक यूएस शेन रातों रात गायब हो गया था। लोगों ने गौर किया कि मेरा अंदाज उस महान लेखक से 80% मिलता है। क्या ये हैंग ही वो गायब हुआ यूएस शेन है? ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई। लाखों लोग लाइव स्ट्रीम में घुस आए। जब उन्होंने मेरा जवान चेहरा देखा तो वे यकीन नहीं कर पाए। ऑनलाइन नॉवेल की दुनिया का भगवान, इतना जवान। अगर मैं सच में यूए शेन था तो मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजूबा था। क्योंकि जब वो कहानी आई थी तब मैं सिर्फ एक 6 साल का रहा होऊंगा। एक बच्चा इतनी गहराई से कैसे लिख सकता है? कुछ लोगों ने कहा मुमकिन ही नहीं, इतना जवान लड़का इंसानियत के इतने गहरे राज नहीं लिख सकता। पर दूसरों ने पलटकर कहा हुनर उम्र नहीं देखता, टैलेंट के आगे तर्क बेकार है। तभी एक समझदार आवाज गूंजी, चाहे वो जो भी हो, उसे परेशान मत करो, वरना हम शायद एक और बेहतरीन मास्टरपीस खो देंगे। उन्हें परेशान मत करो। ये सुनते ही बेचैन रीडर्स एकदम शांत हो गए। उन्होंने अपनी छानबीन करने की इच्छा को काबू में किया और बस खामोश रहकर लाइव स्ट्रीम देखते रहे। मुझसे मिलने और मुझे जानने की उनकी जिज्ञासा अब 7वें आसमान पर थी। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के गेट पर बिंग बिंग मुस्कुराते हुए हम दोनों से विदा ले रही थी। आज न सिर्फ उसने अपना काम पूरा किया था, बल्कि उसे स्टेट बैंक्वेट लेवल का खाना चखने का मौका भी मिला। बस एक छोटी सी बात हुई थी कि उससे कांच का गिलास टूट गया था, पर उसने 100 रुपए देकर उसका हर्जाना भर दिया था। बिंग को भेजने के बाद मैं और शन यूचू सोसाइटी में टहलने लगे। तभी उसने अचानक पूछा, पति जी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ये सवाल सुनते ही मेरे दिल में बिजली सी कौंधी, पर मैंने खुद को संभाला। बीवी को छोटे छोटे सीक्रेट्स रखने की कोई ना कोई वजह होती है। अगर तुम जानना चाहोगी तो मैं सब बता दूंगा। पर शन यूच उसे लगा कि जब तक ये हैंग का प्यार उसके लिए नहीं बदलता, तब तक बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। पर हमें क्या पता था कि इस वक्त लाइव स्ट्रीम में बवाल मचा हुआ है। चूंकि मेन हीरो यानी मैं काफी देर से स्क्रीन पर नहीं आया था, तो बोरियत के मारे नेटिजन्स ने फालतू की बातें करना और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। शो के डायरेक्टर की हालत खराब हो गई। यूयू है, जल्दी से कोई ऐड डालो। अगले ही पल होस्ट यूयू की मीठी आवाज गूंजी, यू लव मी, आई लव यू, मिक्सर आइसक्रीम एंड टी। स्क्रीन के सामने बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। अरे फिर से मुझे मिक्सर पिलाने का चक्कर है क्या? होस्ट तुम बहुत चालाक हो। अचानक सब मजे लेने लगे। उधर बैक स्टेज में यूए ये कमेंट्स देखकर हैरान थी कि ये नेटिजन्स भी कितने अजीब हैं। तभी मैं और शन योचू टहलकर वापस घर आ गए और लाइव स्ट्रीम वहीं बंद हो गया।
खाली बैठे लोगों ने उत्सुकता में मेरा नॉवेल पढ़ना शुरू किया। उन्हें लगा था कि बस थोड़ा सा देखेंगे, पर जो भी उसे पढ़ता वो पूरी तरह उसमें खो जाता। फिर रात के 8 बजते ही